नमस्कार, आइए बात करते हैं राज्य की तमाम बड़ी खबरों की। सीएम भजन लाल शर्मा का बड़ा ऐलान। आज राजस्थान में लागू होंगे नए नियम। किसानों के लिए भी बड़ी खबर, चलिए जानते हैं आज की तमाम बड़ी खबरें। मानसून विदाई के साथ ही उत्तर भारत में एक नया वेस्टर्न डिस्टर्बेंस एक्टिव होने लगा है। इसके असर के चलते विदाई लेता मानसून जाते जाते राजस्थान के बीकानेर जिले को भिगोने वाला है। आज बीकानेर में कुछ जगहों पर बारिश हो सकती है। हालांकि इस वेस्टर्न डिस्टर्बेंस का असर 9 अक्टूबर को भी रह सकता है। जानकारी के अनुसार राजस्थान में मानसून की विदाई हो चुकी है। वहीं विदाई के साथ ही एक नया पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय हो गया है, जिसके असर के चलते मरुधरा की कुछ जगहों पर छिटपुट बारिश दर्ज की जा सकती है। मौसम केंद्र जयपुर की जानकारी के अनुसार आज 9 अक्टूबर को राजस्थान के टोंक, पाली, अजमेर, भीलवाड़ा, जोधपुर आदि जिलों में हल्की फुल्की बारिश की संभावना है। इसके चलते येलो अलर्ट जारी किया गया है। बता दें कि आज मरुधरा के बीकानेर जिले के साथ साथ आसपास के जिलों गंगानगर, हनुमानगढ़ में भी बादल छाए रहने के आसार हैं। इन जगहों पर बूंदाबांदी के आसार हैं। एक्टिव हुए नए वेस्टर्न डिस्टर्बेंस का असर 9 अक्टूबर को भी रह सकता है। मौसम विभाग की जानकारी के अनुसार आज मंगलवार को लगभग 10 जिलों में धीमी बारिश की संभावना है। मामूली बारिश के असर के चलते अचानक बढ़ रहे तापमान में फिर से गिरावट दर्ज की जा सकती है। बीते सोमवार की बात करें तो पूर्वी राजस्थान में कहीं कहीं पर हल्की बारिश दर्ज की गई। वहीं पश्चिमी राजस्थान में मौसम शुष्क बना रहा। मौसम विभाग की माने तो इस सप्ताह राज्य में कहीं कहीं हल्की बारिश होने की संभावना है। प्रदेश के अधिकतर जिलों में तेज धूप और गर्मी लोगों को परेशान कर रही है। मौसम विभाग के अनुसार अभी अक्टूबर गर्मी का सितम जारी रहेगा। वहीं नवंबर के शुरुआती सप्ताह में प्रदेश में ठंड दस्तक दे सकती है। पूर्वी राजस्थान में कहीं कहीं पर हल्की वर्षा दर्ज की गई। पश्चिमी राजस्थान में मौसम मुख्यतः शुष्क रहा। सर्वाधिक वर्षा अलवर में 12.2 मिलीमीटर दर्ज की गई। वहीं राज्य में सर्वाधिक अधिकतम तापमान धौलपुर में 38.5 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया तथा न्यूनतम तापमान 20.2 डिग्री सेल्सियस फतेहपुर में दर्ज किया गया। मानसून विदाई के साथ ही उत्तर भारत में एक नया वेस्टर्न डिस्टर्बेंस एक्टिव होने लगा है। इसके असर के चलते विदाई लेता मानसून जाते जाते राजस्थान के बीकानेर जिले को भिगोने वाला है। आज बीकानेर में कुछ जगहों पर बारिश हो सकती है। हालांकि इस वेस्टर्न डिस्टर्बेंस का असर 9 अक्टूबर को भी रह सकता है। जानकारी के अनुसार राजस्थान में मानसून की विदाई हो चुकी है। वहीं विदाई के साथ ही एक नया पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय हो गया है, जिसके असर के चलते मरुधरा की कुछ जगहों पर छिटपुट बारिश दर्ज की जा सकती है। मौसम केंद्र जयपुर की जानकारी के अनुसार आज 9 अक्टूबर को राजस्थान के टोंक, पाली, अजमेर, भीलवाड़ा, जोधपुर आदि जिलों में हल्की फुल्की बारिश की संभावना है। इसके चलते येलो अलर्ट जारी किया गया है। बता दें कि आज मरुधरा के बीकानेर जिले के साथ साथ आसपास के जिलों गंगानगर, हनुमानगढ़ में भी बादल छाए रहने के आसार हैं। इन जगहों पर बूंदाबांदी के आसार हैं। एक्टिव हुए नए वेस्टर्न डिस्टर्बेंस का असर 9 अक्टूबर को भी रह सकता है। मौसम विभाग की जानकारी के अनुसार आज मंगलवार को लगभग 10 जिलों में धीमी बारिश की संभावना है। मामूली बारिश के असर के चलते अचानक बढ़ रहे तापमान में फिर से गिरावट दर्ज की जा सकती है। बीते सोमवार की बात करें तो पूर्वी राजस्थान में कहीं कहीं पर हल्की बारिश दर्ज की गई। वहीं पश्चिमी राजस्थान में मौसम शुष्क बना रहा। मौसम विभाग की माने तो इस सप्ताह राज्य में कहीं कहीं हल्की बारिश होने की संभावना है। प्रदेश के अधिकतर जिलों में तेज धूप और गर्मी लोगों को परेशान कर रही है। मौसम विभाग के अनुसार अभी अक्टूबर गर्मी का सितम जारी रहेगा। वहीं नवंबर के शुरुआती सप्ताह में प्रदेश में ठंड दस्तक दे सकती है। पूर्वी राजस्थान में कहीं कहीं पर हल्की वर्षा दर्ज की गई। पश्चिमी राजस्थान में मौसम मुख्यतः शुष्क रहा। सर्वाधिक वर्षा अलवर में 12.2 मिलीमीटर दर्ज की गई। वहीं राज्य में सर्वाधिक अधिकतम तापमान धौलपुर में 38.5 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया तथा न्यूनतम तापमान 20.2 डिग्री सेल्सियस फतेहपुर में दर्ज किया गया। राजस्थान के जोधपुर में कृषि विभाग ने किसानों को रब्बी मौसम की फसलों की बुवाई पूर्व फॉस्फेटिक उर्वरक सिंगल सुपर फॉस्फेट एसएसपी उर्वरक का उपयोग करने की सलाह दी जा रही है। संयुक्त निदेशक कृषि विस्तार जोधपुर बीके द्विवेदी ने बताया कि एसएसपी उर्वरक एक फास्फोरस युक्त उर्वरक है, जिसमें फास्फोरस के साथ साथ सल्फर की अतिरिक्त मात्रा भी पाई जाती है। एसएसपी उर्वरक में उपलब्ध सल्फर के कारण यह उर्वरक तिलहनी दलहनी फसलों के लिए अन्य उर्वरकों की तुलना में अधिक फसलों के लिए लाभदायक है। एसएसपी उर्वरक डीएपी की तुलना में सस्ता व बाजार में आसानी से उपलब्ध है। अधिक से अधिक रब्बी फसलों की बुवाई,
पूर्व एसएसपी यूरिया उर्वरक का सिफारिश अनुपात में उपयोग से डीएपी की तुलनात्मक अच्छा विकल्प है। संयुक्त निदेशक कृषि विस्तार जोधपुर द्विवेदी की माने तो एसएसपी उर्वरक डीएपी की तुलना में सस्ता एवं बाजार में आसानी से उपलब्ध है। कृषि विशेषज्ञों के सलाह के अनुसार डीएपी के विकल्प के रूप में 3 बैग एसएसपी उर्वरक 1 बैग यूरिया का प्रयोग किया जाता है, तो कम मूल्य पर अधिक नाइट्रोजन, फास्फोरस और अतिरिक्त सल्फर भूमि को प्राप्त होगा। एसएसपी यूरिया उर्वरक तुलनात्मक डीएपी उर्वरक से कम व्यय होता है। किसानों को एसएसपी उर्वरक के उपयोग को बढ़ावा देने के लिए विभागीय स्तर पर व्यापक प्रचार प्रसार को महत्व दिया जा रहा है। खेती में अच्छी उपज के लिए डीएपी के स्थान पर एसएसपी उर्वरक एक अच्छा विकल्प होगा। गौरतलब है कि इस बार मानसून की अच्छी बारिश के कारण रब्बी फसल क्षेत्र वृद्धि की संभावना है। द्विवेदी ने कहा कि रब्बी फसलों की बुवाई के समय डीएपी उर्वरक का उपयोग किसानों का अधिक प्रचलन है, लेकिन अधिक फास्फोरस युक्त उर्वरक का उपयोग से भूमि की उर्वरा शक्ति में असंतुलन होना स्वाभाविक है। किसानों को डीएपी के दूसरे विकल्प के रूप में एसएसपी यूरिया उर्वरक को खेती में काम लेना चाहिए। यह डीएपी की तुलना में सस्ता और सुगमता पूर्वक भी उपलब्ध हो जाता है। साथ ही डीएपी उर्वरक की तुलना में एक बेहतरीन विकल्प है। बुवाई पूर्व भूमि में डीएपी के विकल्प के रूप में 3 बैग सिंगल सुपर फास्फेट और 1 बैग यूरिया का अनुपात अनुसार उपयोग कर सकते हैं। सिंगल सुपर फास्फेट में उपलब्ध फास्फोरस तत्वों के अलावा अन्य आवश्यक पोषक तत्वों का फसल उपज वृद्धि में फायदा होगा। हरियाणा में बीजेपी के प्रदर्शन को लेकर बीजेपी शासित राज्यों में भी खुशी की लहर है। इस खुशी में राजस्थान के भजनलाल शर्मा ने भाजपा मुख्यालय में अनोखे अंदाज में जीत का जश्न मनाते हुए कार्यकर्ताओं के साथ जलेबी बनाई। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा कि देश में आने वाले समय में जिन राज्यों में चुनाव है वहां भी हम जीतेंगे और 2029 में केंद्र में भी हम चौथी बार बड़े बहुमत के साथ रिपीट करेंगे। दरअसल सीएम भजनलाल शर्मा हरियाणा विधानसभा चुनाव के नतीजों के बाद भाजपा कार्यालय पहुंचे, जहां उन्होंने पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ जलेबी बनाई और जीत का जश्न मनाया। इस दौरान उनके साथ प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ भी रहे मौजूद। हरियाणा चुनाव के नतीजों पर बोलते हुए सीएम भजनलाल ने कहा कि सबसे पहले तो मैं सभी को बधाई देता हूं। मैं हरियाणा की जनता का धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी और हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की बात पर मुहर लगाने का काम किया है। हरियाणा के लोग हरियाणा को आगे ले जाना चाहते हैं। हरियाणा ने कांग्रेस को खारिज कर दिया है। सीएम भजनलाल ने आगे कहा कि हरियाणा की जनता ने प्रधानमंत्री मोदी की उस बात पर मुहर लगाई है कि हम जो कहते हैं वो करते हैं। कांग्रेस झूठ का सहारा लेती है। आने वाले समय में जहां भी चुनाव होने वाले हैं, भाजपा बहुत बड़े बहुमत से जीतेगी। मैं कह सकता हूं कि आने वाले समय में पूरे देश में बीजेपी की जीत होगी और हम चौथी बार केंद्र में भारी बहुमत से सरकार बनाएंगे। गौरतलब है कि आज मंगलवार को हरियाणा और जम्मू कश्मीर में वोटों की गिनती हुई है। जम्मू कश्मीर और हरियाणा में तस्वीर लगभग साफ है। खबर लिखे जाने तक हरियाणा के रुझानों में बीजेपी हैट्रिक लगाती दिख रही है। बीजेपी तीसरी बार सरकार बनाने जा रही है। वहां 52 साल बाद कोई सरकार लगातार तीसरी बार सरकार बनाती नजर आ रही है। वहीं जम्मू कश्मीर में नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस ने स्पष्ट बहुमत प्राप्त किया है। बता दें, हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी 48 सीटों पर जीत दर्ज कर चुकी है। वहीं कांग्रेस पार्टी 37 सीटों पर जीत चुकी है। 5 सीटें अन्य के खाते में गई हैं। वहीं जम्मू कश्मीर में 10 साल बाद हुए विधानसभा चुनावों में बीजेपी को 28 सीटों पर संतोष करना पड़ेगा। वहीं कांग्रेस लुसेंसी को 51 सीटें मिलने जा रही हैं। इनके अलावा पीडीपी को 3 और इंडिपेंडेंट को 9 सीटें मिलने जा रही हैं। राजस्थान लोक सेवा आयोग द्वारा मूल्यांकन विभाग में अनुसंधान सहायक के 26 पदों पर भर्ती के लिए विज्ञापन जारी किया गया है। आयोग सचिव ने बताया कि उक्त पदों के लिए ऑनलाइन आवेदन 15 अक्टूबर से 13 नवंबर 2024 की रात्रि 12 बजे तक किए जा सकेंगे। ऑनलाइन आवेदन स्वीकार नहीं किए जाएंगे। परीक्षा तिथि व स्थान के संबंध में आयोग सचिव ने बताया कि यह आगामी दिनों में सूचित कर दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि शैक्षणिक योग्यता, वर्गवार वर्गीकरण, आवेदन प्रक्रिया एवं अन्य जानकारी संबंधी विस्तृत सूचनाएं आयोग की वेबसाइट पर उपलब्ध है। इससे पूर्व आयोग की आरएएस एवं अधीनस्थ सेवा भर्ती 2024 के लिए आवेदन जारी है। अब तक करीब 2 लाख से ज्यादा अभ्यर्थी फॉर्म भर चुके हैं। अभी अंतिम आवेदन तिथि में करीब 12 दिन बाकी हैं। इस लिहाज से आवेदनों की संख्या 7 लाख अथवा उससे ज्यादा पहुंच सकती है। आरएएस एवं अधीनस्थ सेवा भर्ती 2024 के आवेदन
19 सितंबर से भरने शुरू हुए। ऑनलाइन आवेदन 18 अक्टूबर को रात्रि 12 बजे तक किए जा सकेंगे। सचिव रामनिवास ने बताया कि राज्य सेवा में 346 और अधीनस्थ सेवा में 387 पद, कुल 733 शामिल किए गए हैं। प्रारंभिक परीक्षा 2 फरवरी 2025 को होगी। आयोग सिलेबस भी जारी कर चुका है। कहते हैं जो आप बोओगे वही काटोगे। कीटनाशकों के छिड़काव से की जाने वाली खेती सिर्फ 15 साल तक हो सकती है, लेकिन ऑर्गेनिक रूप से की जाने वाली खेती जिंदगी भर के लिए है। यह कहना है भीलवाड़ा की 32 वर्षीय पूर्वा जिंदल का। उन्होंने जमीन की उपजाऊ क्षमता खत्म होने से बचाने के लिए कीटनाशकों का इस्तेमाल बंद कर ऑर्गेनिक खेती करनी शुरू की। उन्होंने बताया कि 2020 से 21 में शुरू की गई इस जैविक खेती से वह सालाना 25 लाख रुपए कमा रही हैं। पूर्वा के अनुसार कोरोना के दौरान लोग घरों में बंद हो गए थे। उस समय खाने पीने के सामान, खासतौर पर सब्जियों के मामले में परेशानी हो रही थी। ऐसे में पापा ने ऑर्गेनिक खेती का आइडिया दिया ताकि लोग प्रदूषण मुक्त खाना खा सकें। इसके लिए सबसे पहले मैंने पूरी रिसर्च की, फिर मिट्टी का परीक्षण किया, उपजाऊ क्षमता में कमी पाई जाने पर उसमें सुधार किया और फिर काम शुरू किया। पूर्वा कहती हैं कि ऑर्गेनिक उत्पादों के लिए आज हर कोई जागरूक है। इसे आप अपने घर में भी उगा सकते हैं। आप कई तरह की सब्जियां और फल गमलों में लगा सकते हैं। इसके लिए बस सही देखभाल की जरूरत है। वह कहती हैं कि आप गमलों में गोबर की खाद या किचन वेस्ट से कंपोस्ट बनाकर गमलों में डाल सकते हैं। वहीं गोमूत्र का समय समय पर छिड़काव ऑर्गेनिक उत्पादों पर करें। उनके अनुसार घर में काम आने वाली अदरक, हरी मिर्च स्प्रे या पेस्ट के रूप में कीटनाशक के तौर पर उपयोग कर सकते हैं। वह कहती हैं कि मैंने किसानों के पास जा जाकर उनको समझाया कि केमिकल के इस्तेमाल से खराब हो रही मिट्टी का किस तरह से परीक्षण करवाया जाए और उसमें कंपोस्ट खाद, बायोवेस्ट खाद और केचुआ खाद का उपयोग कर उसकी उपजाऊ क्षमता को बढ़ा सकते हैं। लोगों के मन में सवाल थे कि इस तरह की खेती करने में समय और लागत दोनों अधिक आती है।